फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई। उसका नाम है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति 2024। ये एक्सरसाइज क्या है? ये एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? इसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना होगा कि ये पर्टिकुलर डिश के साथ हमने ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज की। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, वो नॉर्मली तीन टाइप की होती है। एयर फोर्सेस के बीच में होती है, नेवी के बीच में होती है और आर्मी के बीच में होती है। एक्सरसाइज नॉर्मली तीन टाइप की होती है। दो देशों के एयर फोर्सेस के बीच में, दो देशों की नेवीज के बीच में और दो देशों के आर्मी के बीच में होती है। कभी कभार एक्सरसाइज स्पेशल फोर्सेस के बीच में भी होती है, दो देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच में। कभी कभार एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड्स के बीच में भी होती है। तो ये बहुत टाइप की एक्सरसाइज होती है। नॉर्मली तीन टाइप की होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर स्पेशल फोर्सेस भी बनाए गए हैं, कोस्ट गार्ड्स भी बनाए गए हैं। तो उनके बीच में भी एक्सरसाइज होने लगी है, राइट ना? ओके। तो ये जो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है, वो स्पेशल फोर्सेस के बीच में हुई है। कौन से दो देशों के बीच में? तो इंडिया और इंडोनेशिया के स्पेशल फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हुई है, ध्यान में रखना है। और इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज के अंदर कौन सा स्पेशल फोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गया है? पैराशूट रेजिमेंट, ध्यान में रखना है। पैराशूट रेजिमेंट है जो हमारा इंडियन कंटीजेंट का, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए गया है इंडिया की तरफ से। और ये जो एक्सरसाइज हुई है गरुड़ शक्ति 2024, ये उसका 9th एडिशन है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये एक्चुअल में हुआ है जकार्ता के अंदर। कहाँ पे? जकार्ता, जो इंडोनेशिया के अंदर है। तो ये जो एक्सेस गरुड़ शक्ति है, वो कौन से दो देशों के बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। 9th एडिशन जकार्ता के अंदर हुआ। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो जो हमारा स्पेशल फोर्स है पैराशूट रेजिमेंट, उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? The exercise aims to acquaint both the sides with each other's operating procedures and enhance the mutual understanding, cooperation and interoperability between the special forces of the both the armies. दोनों देशों की जो आर्मीज हैं, उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन बनाने के लिए, उनके बीच में इंटर ऑपरेटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, एक दूसरे की ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को एक्सचेंज करने के लिए ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है हर साल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना? ओके। ओके। तो ये जो एक्सरसाइज है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है दोनों देश के लिए, दोनों कंटिजेंट के लिए, टू स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड एंड शेयर द बेस्ट प्रैक्टिस। दोनों देशों के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने से उनकी जो फ्रेंडशिप है वो भी इम्प्रूव होगी। उनके जो बायलिटरल रिलेशन है वो भी इम्प्रूव होंगे। उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंस की वजह से इस एक्सरसाइज को हर साल कंडक्ट किया जाता है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। एक्सरसाइज करोड़ शक्ति स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज है, मतलब इंडिया की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। ओके, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एनालॉग स्पेस मिशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनालॉग स्पेस मिशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है इसका पहला एनालॉग स्पेस मिशन। कहाँ पे? लेह के अंदर, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स। तो कंट्री का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो एफर्ट्स है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। कौन सा माइलस्टोन? कि अभी रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है उसका फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। अभी ये एनालॉग स्पेस मिशन क्या है? अभी ये एक्चुअल में जो एनालॉग स्पेस मिशन है ना, उसके अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कहाँ पे बनाया गया है? लेह के अंदर। लेह के अंदर ये स्ट्रक्चर के अंदर स्पेस के अंदर जैसा एटमॉस्फेयर होता है ना, स्पेस के अंदर जैसा भी सिचुएशन होता है वो सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, बराबर ना? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास जैसा भी सिचुएशन है वो सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, ताकि
हम यहाँ पे अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने से पहले उनको यही ये स्ट्रक्चर के अंदर उनको प्रैक्टिकलिटी दिखा दे कि भाई कैसा सिचुएशन वहाँ पे होगा, आपको कैसे उसको हैंडल करना है। समझ में आया कि नहीं? तो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जहाँ पे स्पेस जैसा ही सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, बराबर। इसके लिए उसको बोला गया है स्पेस मिशन, एनालॉग स्पेस मिशन, जो इसरो का पहला ऐसा टाइप का मिशन है, बराबर ना, कि जो अपने एस्ट्रोनॉट को मदद करेगा कि भाई स्पेस में जाने के बाद ऐसी सिचुएशन मिलने वाली है आपको, बराबर ना। ओके। The analog space missions are simulated missions conducted on the Earth that mimic the conditions and challenges of the actual space exploration. कि जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के लिए स्पेस में जाता है, तब उनको जो कंडीशन और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो कंडीशन और चैलेंजेस को यहाँ पे सिमुलेट किया जाता है इस स्पेस मिशन के अंदर में। समझ में आया कि नहीं? बराबर। तो ये पहली बार ऐसा हमने बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है इसरो के द्वारा, ले के अंदर ध्यान में रखना है। ओके। एम है, इट एम्स टू रेप्लिकेट द लिविंग कंडीशंस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स वुड फेस ऑन मिशंस टू डेस्टिनेशंस लाइक द मून, मार्स और एस्टेरॉइड्स। कि जब कोई एस्ट्रोनॉट कोई डेस्टिनेशन लाइक मून, मार्स और एस्टेरॉइड के अंदर जाए, तो उनको कैसा कंडीशन फेस करना पड़ता है, वो सेम कंडीशन को यहाँ पे सिमुलेट किया जाता है, बराबर ना। ओके। ऑब्जेक्टिव है टू रेप्लिकेट द कंडीशंस ऑफ लिविंग इन एन इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट, tackling the potential obstacles that astronauts may be face on the future deep space mission। तो उनको पहले से तैयार करने के लिए इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है एनालॉग स्पेस मिशन के अंडर में, बराबर ना। ओके। तो ये जो एनालॉग स्पेस मिशन है, ये जो स्ट्रक्चर जो इसरो के द्वारा तैयार किया गया है, वो हेल्प करेगा इसरो का जो गगनयान मिशन है, जहाँ पे हम हमारे एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं, बराबर ना, 2026 में। तो ये गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करने के लिए ये एनालॉग स्पेस मिशन हेल्प करेगा। उसके अलावा जो हम हमारा खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, अभी आपको पता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आपको होमवर्क है कि इंटरनेशनल स्टेशन जो अभी वर्किंग कंडीशन में है, जहाँ पे हमारे सुनीता विलियम्स बहुत टाइम से वहाँ पे फंस गए हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया है, कौन से देशों के द्वारा बनाया गया है, वो आपका होमवर्क है। और हम सेम ऐसा ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है भारत के द्वारा, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, बराबर ना। तो ये जब हम बनाएंगे, उसके अंदर भी ये एनालॉग स्पेस स्टेशन हमको हेल्प करेगा, बराबर ना। ओके। राइट। तो ये जो एनालॉग स्पेस मिशन के अंदर में ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो इसरो ने अकेले नहीं बनाया है। इसरो ने बहुत सारी संस्था के साथ पार्टनरशिप करके बनाया है। ले के अंदर इसरो ने आकाश स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और आईआईटी बॉम्बे, इन यूनिवर्सिटीज का साथ लेके ये स्ट्रक्चर को तैयार किया है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि क्या दुनिया के अंदर ऐसा कोई एनालॉग मिशन किसके द्वारा बनाया गया है, कोई देश के द्वारा बनाया गया है? हाँ, नासा के द्वारा एक मिशन बनाया गया है, एक नीमो नाम का। नासा ने एक नीमो नाम का स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो सेम ऐसा है कि जो स्पेस के अंदर जो सिचुएशन होती है, वही सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है, और जो एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करती है स्पेस के लिए रेडी करने के लिए, बराबर ना। ओके। तो नासा का नीमो मिशन भी सेम ऐसा ही था, जैसा इसरो का एनालॉग स्पेस मिशन है, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, क्या है ये परख, क्या है ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण, उसके बारे में देखते हैं। तो रिसेंटली नेशनल अचीवमेंट सर्वे और nationwide survey which is meant to assess the students learning progress will be held on December 4 this year under a new name, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। एक्चुअल में फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, ये मिनिस्ट्री एक सर्वे कंडक्ट कर रही है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये जो सर्वे है ना, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स है, खास करके जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ग्रेड 3 ग्रेड 6 के अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे उनका यहाँ पे असेसमेंट होगा इस सर्वे के अंदर। और इस सर्वे को नया नाम दिया गया है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। ये सर्वे कब होगा? December 4 के ऊपर, 4 दिसंबर को, बराबर ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक सर्वे कंडक्ट करवा रही है टू असेस द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स के जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको असेस करने के लिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, जिसको नया नाम दिया गया है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024।
ओके, अभी इस परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के बारे में बात करें। द इंट्रोडक्शन ऑफ परख एम्स टू क्रिएट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल लैंडस्केप इन इंडिया। ये जो सर्वे करना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये परख एक सर्वे है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में क्लियर हो कि भाई हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन लैंडस्केप कैसा चल रहा है। A sample of the school students from the government aided and private schools from the each district in the country take the assessment, which is in the form of the multiple choice question across a different subject. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा इस असेसमेंट के अंदर? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल्स, ये तीनों टाइप के स्कूल्स के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ सैंपल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल, ये तीनों टाइप के स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका यहाँ पे सर्वे किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। और ये पूरा नेशन वाइड सर्वे होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मतलब सैंपल स्टूडेंट्स लेने हैं, ऐसा नहीं कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सभी का यहाँ पे सर्वे किया जाएगा। It will be cover the students from the grade 3, 6 and 9 across the key subjects like the language, mathematics, science and social science। बराबर ना? तो ये जो परख सर्वे है उसके अंदर कैसे कौन से स्टूडेंट्स का सर्वे किया जाएगा? ग्रेड 3, 6 और 9 के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनका। कौन से सब्जेक्ट के अंदर? लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस के अंदर। बराबर ना? ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस परख का? इट विल इवोल्यूट द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कूल्स अक्रॉस द मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स by using the combination of the paper-based assessment and optical mark recognition technology. Parag introduce a more streamlined method of data collection and analysis। बराबर ना? तो इस परख इनिशिएटिव के माध्यम से, ये परख सर्वे के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूल एजुकेशन कैसा चल रहा है उसको हम असेस कर पाएंगे। बराबर ना? ओके। It collects the performance data along with the contextual data, school, teacher and pupil question answers। बराबर ना? ओके, तो ये जस्ट ध्यान में रखना है परख क्या है। और ये जो परख सर्वे है वो हमने हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बराबर ना, तो ये उसके अंडर में हमने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। बराबर ना? ओके। और परख का खुद का फुल फॉर्म है, ये जो सर्वे है उसका खुद का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो परख है, परख एक्चुअल में एक असेसमेंट सेंटर है, एक असेसमेंट सेंटर है जिसका नाम रखा गया है परख। ये असेसमेंट सेंटर ये सर्वे कर रहा है, इसके लिए उसको बोला गया है परख असेसमेंट सर्वे। ओके। और ये परख का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो सेंटर है असेसमेंट सेंटर, वो किसके अंडर में काम करता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंडर में काम करता है, जिसको हम एनसीईआरटी बोलते हैं। और ये एनसीईआरटी किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। बराबर ना? तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक संस्था है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी के अंडर में एक असेसमेंट सेंटर बनाया गया है परख। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख संस्था ये असेसमेंट करवा रही है सर्वे के माध्यम से। सर्वे किसका किया जा रहा है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, ये तीनों टाइप के स्कूल्स के अंदर में से कोई सैंपल स्टूडेंट्स का यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है एमसीक्यू टेस्ट को कंडक्ट करके। कौन से सब्जेक्ट के अंदर टेस्टिंग किया जाता है, कौन से स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को टेस्टिंग किया जा रहा है? तो ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स का टेस्टिंग किया जा रहा है। कौन से सब्जेक्ट के अंदर? तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडी के अंदर। ध्यान में रखना है। बराबर ना? ओके। तो पूरा नेशन वाइड सर्वे किया जा रहा है इस परख असेसमेंट सर्वे के अंडर में। बराबर ना? ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली फ्रांस ने इवोल्यूट किया है इंडिया के पिनाका रॉकेट सिस्टम को। फ्रांस इंडिया के पिनाका रॉकेट सिस्टम को परचेज करना चाहता है। हाँ फ्रेंड्स, ये रियल न्यूज़ है। ये वही फ्रांस है जो दुनिया भर के देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। वो फ्रांस अभी हमारा इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम अपने यूज़ के लिए इवोल्यूट करना चाह रहा है। आप देख सकते हो इंडिया की अचीवमेंट, जो इंडिया पहले बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करवाता था वो अभी एक्सपोर्ट तो करवा ही रहा है, लेकिन कैसे देश को एक्सपोर्ट कर रहा है?
एक ऐसे देश जो दुनिया को एक्सपोर्ट करवाता था डिफेंस इक्विपमेंट, बराबर ना? ये हमारी अचीवमेंट है डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो ये फ्रांस जो इवोल्यूट करना चाहता है इंडिया के पिनाका रॉकेट सिस्टम को, ये पिनाका रॉकेट सिस्टम में ऐसी क्या खास बात है कि फ्रांस जैसा देश इसको परचेज करना चाहता है? ये पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में समझे। सबसे पहले पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में समझने से पहले, ये जो पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो नाम रखा गया है पिनाका, वो कहाँ से रखा गया है फ्रेंड्स? आपने रामायण देखा होगा। रामायण के अंदर जब स्वयंवर हुआ सीता का, तब भगवान राम ने जो धनुष को उन्होंने वेट लिफ्ट किया था, वो धनुष का नाम क्या था फ्रेंड्स? पिनाका था, बराबर ना? वो धनुष वैसे तो शिव जी का धनुष था और उस धनुष का नाम था पिनाका, और उसी नाम से, उसी धनुष के नाम से इस रॉकेट सिस्टम का नाम रखा गया है पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आप देख सकते हो। ये एक टाटर ट्रक है। ये टाटर ट्रक है। ये टाटर ट्रक के अंदर में ये टोटल दो, एक ट्रक के ऊपर दो पोड है और एक पोड में 6 रॉकेट को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। टोटल एक ट्रक के ऊपर हम 12 रॉकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं और मात्र 42 सेकंड के अंदर, मात्र 42 सेकंड के अंदर ये बारी बारी से हम 12 रॉकेट को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं इस पिनाका रॉकेट सिस्टम के माध्यम से, बराबर ना? तो ये रॉकेट सिस्टम जैसे ये ट्रक के ऊपर माउंट किया जा सकता है, एक मूवेबल रॉकेट सिस्टम है। एक 42 सेकंड के अंदर हम 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा ये सिस्टम है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान राम ने जो धनुष उठाया था सीता के स्वयंवर के दौरान, उस धनुष का नाम था पिनाका, और उसी पिनाका धनुष के नाम से ये रॉकेट सिस्टम का नाम रखा गया है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक टाटा ट्रक के ऊपर दो पोड होते हैं और एक पोड में 6 रॉकेट को इंस्टॉल किया जा सकता है। टोटल 12 रॉकेट को यहाँ पे इंस्टॉल किया जा सकता है, बराबर ना? और 42 सेकंड में 12 के 12 रॉकेट्स को हम लॉन्च कर सकते हैं। ओके। और जो ट्रक के ऊपर इसको माउंट किए थे उसको बोलते हैं टेट्रा ट्रक। क्या बोलते हैं? टेट्रा ट्रक, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और 44 सेकंड में 12 रॉकेट को हम लॉन्च कर सकते हैं। अभी तक इंडिया ने ये पिनाका रॉकेट सिस्टम के 3 वेरिएंट के ऊपर काम किया है। MK1 जिसकी रेंज 45 किलोमीटर की है, MK2 जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक की है, और MK3 ये अभी डेवलपिंग फेज में है। अगर ये जब तैयार हो जाएगा तब उसकी जो रेंज होगी वो हमारी 300 किलोमीटर तक की होगी फ्रेंड्स। कितना के तक की? 300 किलोमीटर तक की, बराबर ना? तो 3 वेरिएंट्स अभी तक हम उसके ऊपर काम कर चुके हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम के। MK1 का जो रेंज था 45 किलोमीटर का था, MK2 का 90 किलोमीटर का था, और MK3 जो अभी हम डेवलप कर रहे हैं वो 300 किलोमीटर तक का रेंज होगा उसका, बराबर ना? ओके। ओके। अभी एक्चुअल में ये फ्रांस, ये इंडिया के पास से ये रॉकेट सिस्टम क्यों परचेज कर रहा है? सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात यहाँ पे है फ्रेंड्स। वैसे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का तो मात्र पीना का रॉकेट सिस्टम ही है। आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है फ्रेंड्स? फ्रांस। तो इंडिया को डर है कि अगर हमने फ्रांस को ये रॉकेट सिस्टम दे दिया और फ्रांस ने उस ये रॉकेट सिस्टम ये यूक्रेन को दे दिया, यूक्रेन को हेल्प करने के लिए भेज दिया, तो हमारे और रशिया के रिलेशन बिगड़ सकते हैं, बराबर ना? तो ये एक जस्ट कंसर्निंग मुद्दा है कि फ्रांस ये जो रोपिना का रॉकेट सिस्टम है, क्या वो हकीकत में उसके यूज के लिए यूज करना चाहता है कि वो यूक्रेन के लिए यूज करना चाहता है? बिकॉज ये सीन हमारे साथ हो चुका है। आपको पता हो फ्रेंड्स कि ये जो हमारा जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर चल रहा है। कौन से रीजन को लेके? नगोर्नो काराबाग। नगोर्नो काराबाग, ये अर्मेनिया ऐसा बोल रहा है कि ये जो रीजन है वो मेरा है, राइट ना? और अर्मेनिया इस मुद्दे के ऊपर फेल भी हो चुका है कि अर्मेनिया ने इस वॉर के अंदर पीछे हट भी कर ली है, बराबर ना? लेकिन हम अर्मेनिया ने ये रॉकेट सिस्टम को हमारे से परचेज किया, और किसके लिए यूज किया उसने? अजरबैजान के लिए यूज किया, मतलब अजरबैजान के ऊपर अटैक करने के लिए यूज किया। इसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया और अजरबैजान के रिलेशन के ऊपर इफेक्ट हुआ, बराबर ना? राइट। तो जस्ट ध्यान में रखना है ये पिनाका रॉकेट सिस्टम क्या है, फ्रांस उसको क्यों परचेज करना जा रहा है,
बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, यूक्रेन को सपोर्ट करना जा रहा है, शायद ऐसा हो सकता है, बिकॉज पास्ट में ऐसा हो चुका है। अर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध के अंदर हमने अर्मीनिया को वैसे ही रॉकेट सिस्टम दिया था, लेकिन उसने अजरबैजान के ऊपर वॉर करने के लिए, अटैक करने के लिए इसका यूज़ किया। उसकी वजह से हमारे और अजरबैजान के रिश्ते में थोड़ा सा तकरार क्रिएट हो गया, सिंपल, बराबर ना, ओके, राइट। अर्मीनिया और अजरबैजान के जो वॉर हुआ वो कौन से रीजन की वजह से हुआ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नगोर्नो काराबाख ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। तो आर्मेनिया ऐसा क्लेम कर रहा था कि वो मेरा रीजन है, मेरी टेरिटरी में आता है, वो मेरा रीजन, लेकिन अजरबैजान भी ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो मेरी टेरिटरी में है, वो मेरा रीजन है। तो जब ये यूएन में ये मुद्दा सॉल्व हुआ, वो किसके पक्ष में गया, अजरबैजान के पक्ष में गया, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूएन ने एक अलार्म रेज किया है फॉर द क्लाइमेट चेंज। और ये अलार्म कहाँ पे रेज किया है, अज़रबैजान के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्यों है, बिकॉज एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट इवेंट दुनिया में हो रही है, COP29, COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29th नंबर की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29th नंबर की एक बहुत बड़ी इवेंट दुनिया में हो रही है। कौन सी जगह पे, अजरबैजान के अंदर। अजरबैजान का जो एक शहर है बाकू, ये बाकू करके जो शहर है वहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 नंबर की अभी ये इवेंट हो रही है। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो इवेंट है ना, उसमें दुनिया के जितने भी मेंबर हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं, वो सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये जो इवेंट होती है वो हर साल होती है। इस इवेंट के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया जाता है। इस मीटिंग के अंदर दुनिया के सभी देश क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करता है, बराबर ना। तो ये जो COP29 नंबर की मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, वो अजरबैजान के बाकू के अंदर हो रहा है। और उस मीटिंग के दौरान, ये मीटिंग एक्चुअली आने वाले 10 दिन तक चलने वाली है फ्रेंड्स, मतलब 4 नवंबर से 14 नवंबर तक ये मीटिंग चलने वाली है, बराबर ना, ओके। तो ये मीटिंग के अंदर क्या फिर रिजल्ट आया उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब ये मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये मीटिंग शुरू हुई है, इसके लिए उसके पहले दिन ही यूएन ने यहाँ पे एक अलार्म रेज किया है। यूएन ने क्या बोला है कि हम, हमारी जो मेंबर कंट्रीज है, जो सभी मेंबर कंट्रीज ये COP29 के दौरान पार्टिसिपेट करने के लिए तो आ गई, यहाँ पे हम ये मीटिंग्स का आयोजन करेंगे, बहुत सारी मीटिंग्स करेंगे, बहुत सारे टारगेट को सेट करेंगे, लेकिन क्या हमने जो पुराने टारगेट्स जो सेट किए हैं, क्या वो अचीव किए हैं, वो तो अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। ऐसा यूएन बोल रहा है कि हम नई नई मीटिंग कर रहे हैं, नए नए टारगेट सेट कर रहे हैं, लेकिन पुराने टारगेट तो अचीव नहीं हो रहे, तो हम उसके ऊपर तो काम नहीं कर रहे, तो हम नए टारगेट क्यों सेट कर रहे हैं, ऐसा यूएन बोल रहा है इस मीटिंग के अंदर, बराबर ना। अभी जो पुराना टारगेट है वो कौन से टारगेट के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो टारगेट है ना, 2015 के अंदर सेट किया गया था, वो हम पीछे भी बात करेंगे। 2015 में एक एग्रीमेंट सेट किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पे टेम्परेचर राइज जो हो रहा है, उस टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के देशों ने अलग अलग टारगेट सेट किए थे, लेकिन कोई भी टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ। और यूएन की एक संस्था है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का रिपोर्ट तो क्या बता रहा है कि 2015 के अंदर एग्रीमेंट हुआ, टारगेट सेट हुआ, वो 2015 से लेके 2024 तक ये जो 10 साल निकले ना, ये 10 साल तो दुनिया के सबसे वार्मेस्ट डिकेड है, सबसे गर्म डिकेड है। तो दुनिया के देशों ने कुछ काम ही नहीं किया है, हालांकि 10 साल तो सबसे गर्म निकले, समझ में आया कि नहीं, बराबर ना। तो ये यूएन ने अलार्म रेज किया है कि हम मीटिंग्स के दौरान टारगेट सेट करें, लेकिन टारगेट ऊपर काम करना चाहिए, बराबर ना, ओके। अभी जैसे मीटिंग का पहला दिन है, इसके लिए मीटिंग्स के अंदर आगे जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स होगी हम बात करते रहेंगे। हमारे लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना जरूरी है कि ये जो इवेंट है वो कब से हो रहा है, बराबर ना, वो जानना जरूरी है, उसके बारे में देख लेते हैं, ओके। अगर मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई है अभी तक, उसके बारे में बात करूं, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई थी 1979 के अंदर, वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था जिनीवा के अंदर। उसके बाद 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो ओजोन लेयर को जो डैमेज करते हैं ऐसे केमिकल्स के ऊपर बैन करना था,
ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन मुद्दा था। 1987 के अंदर साइन किया गया। 1988 के अंदर आईपीसीसी को सेटअप किया गया और 1990 के अंदर आईपीसीसी ने उसका फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट दुनिया के अंदर पब्लिश किया। उसके बाद 1992 के अंदर क्लाइमेट चेंज के लेके एक कन्वेंशन एडॉप्ट हुआ और 1994 के अंदर एक संस्था यूएनएफ ट्रिपल सी, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है यूएनएफ ट्रिपल सी। ये यूएनएफ ट्रिपल सी संस्था को एस्टेब्लिश किया गया 1994 के अंदर और ये संस्था के द्वारा जो यूएन के अंडर में काम करती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करती है, ये संस्था के द्वारा 1995 से हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जाता है। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1995 के अंदर कहाँ पे हुई थी? बर्लिन के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। फिर 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद 2001 के अंदर मरक्कश अकॉर्ड साइन हुआ दो सीओपी 7 के अंदर, बराबर ना। और 2005 के अंदर जो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे साइन हुआ था उसको इम्प्लीमेंट किया गया 2005 के अंदर। और ऐसे करते करते 2015 में पेरिस के अंदर COP21 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग नंबर 21 हुआ। वहां पे ये क्योटो प्रोटोकॉल को कैंसिल किया गया और उसको रिप्लेस किया गया पेरिस एग्रीमेंट से। पेरिस एग्रीमेंट से और 2016 से पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया, बराबर ना। और वो पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते करते जो ये COP29 है जो 2024 के अंदर हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? अजरबैजान के बाकू के अंदर, ध्यान में रखना है। तो यूएन के द्वारा यही अलार्म रेज किया गया है कि 10 साल हो गए लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में जो मुद्दे हमने सेट किए थे उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है, बराबर ना। ओके। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से COP29 कहाँ पे होता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, अजरबैजान के बाकू के अंदर। COP27 27 जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट के अंदर, शम एल शेख सिटी के अंदर। COP28 दुबई में हुआ था और COP29 जो अभी बाकू के अंदर हो रहा है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। और जो COP30 है जो नेक्स्ट ईयर होने वाला 2025 के अंदर, वो कहाँ पे होने वाला है? ब्राजील के अंदर होने वाला है, ध्यान में रखना है। तो अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में समझा, अलग अलग प्रोटोकॉल के बारे में समझा। अभी कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? पेरिस एग्रीमेंट चल रहा है, बराबर ना। ओके। क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करके पेरिस एग्रीमेंट लाया गया है। ओके। अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि यूएन ने अलार्म रेज किया कि पेरिस एग्रीमेंट को हमने साइन तो कर लिया है लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर कोई देश काम नहीं कर रहा है। जो 10 साल हुए वो सबसे वार्मेस्ट ईयर हुए। तो ये हालांकि पेरिस एग्रीमेंट है क्या फ्रेंड्स? तो एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट ये जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2015 के अंदर इसको एडॉप्ट किया गया पेरिस एग्रीमेंट को, COP21 के अंदर, उसके अंदर दुनिया के देशों ने टारगेट रखा कि हम है ना, हमारा जो टेम्परेचर राइज है ना, वो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे मतलब जो 1980s के पहले जो टेम्परेचर था ना, उससे जो हमारा टेम्परेचर राइज है वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल 1980 के अंदर टेम्परेचर दुनिया में एवरेज टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है दुनिया का एवरेज टेम्परेचर वो 32 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए। ये पेरिस एग्रीमेंट था। दुनिया के देशों ने यहाँ पे ये टारगेट सेट किया कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है, टेम्परेचर राइज है, वो 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए। और ये पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया गया, कैंसिल कर दिया गया, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये जो हमको टेम्परेचर राइज को कम करना है, किसके ऊपर मेन फोकस करके? तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करना है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को एडेप्ट करना है और डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उनके एफर्ट्स को एड्रेस करना है, बराबर ना। इसके लिए दुनिया भर के देशों ने यहाँ पे अपने अपने प्लेजिस सबमिट किए 2015 के अंदर, जिसको बोलते हैं NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। दुनिया भर के देशों ने पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए प्लेजिस सबमिट किया, मतलब हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे प्लेजिस सबमिट किए। और ये प्लेजिस को बोला गया कि ये प्लेजिस को हर 5 साल को अंदर आपको अपडेट करना पड़ेगा, बराबर ना। अगर मैं आपके अ, अगर मैं इंडिया के प्लेजिस के बारे में बात करूं तो इंडिया ने भी 5 प्लेजिस लिए हैं और रिसेंटली ही इसको अपडेट किया है COP26 के अंदर जो ग्लासगो के अंदर हुआ था,
कि इंडिया ने कौन-कौन से 5 प्लेज लिए हैं कि इंडिया अपना नॉन फोसिल एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करेगा। कितना कर देगा? 500 गीगावाट करेगा 2030 तक। इंडिया जो 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा। कब तक प्रोड्यूस करेगा? 2030 के अंदर। और इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। इंडिया जो कार्बन एमिशन अभी जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे 1 बिलियन टन कम करेगा 2030 तक। उसके अलावा 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%। और 2070 तक इंडिया क्या अचीव कर लेगा? नेट जीरो अचीव कर लेगा। नेट जीरो का मतलब क्या हो गया? जितना कार्बन एमिशन इंडिया क्रिएट कर रहा है उतनी ही मात्रा में वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कब तक प्रोड्यूस करेगा? 2070 तक। तो इंडिया ने ये 5 प्लेज लिए हैं जिसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि हर एक देश को अपने 5 एनडीसीज, हर एक देश को अपने एनडीसीज सबमिट करने हैं, हर 5 साल में इसको अपडेट करना है, अपने अचीवमेंट को बताना है। सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट। तो ये है पेरिस एग्रीमेंट। ओके, तो आई थिंक आपको इस सीओपी के बारे में समझ में आया होगा, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में समझ में आया होगा। अभी तो जस्ट मीटिंग शुरू हुआ है, जब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा तब उसके अंदर जो भी बातें हुई हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, चल। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली जो अक्टूबर का डेटा आया उसके अंदर जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6.2% हो गया है। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6.2% हो गया है। तो ये इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन की रेंज क्या होनी चाहिए, और ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा है, कौन इसको मेजर करता है, इन्फ्लेशन के अंदर क्या क्या आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, चल। तो एक्चुअली अक्टूबर महीने का जो डेटा आया उसके अंदर इन्फ्लेशन 6.2% हो गया है। अब ये जो इन्फ्लेशन जो 6.2% हुआ है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो इन्फ्लेशन का रेंज रखा गया है वो 2% से 6% के बीच में रखा गया है। और अगर मैं आपको बोलूँ टेक्निकल भाषा में तो 4 ± 2 रखा है। 4 ± 2 रखा है। तो इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। अभी आपको पता है कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई, बराबर ना? और ये जो महंगाई, ये अक्टूबर महीने की महंगाई है। ये अक्टूबर 2023 के कंपैरिजन में अक्टूबर 2024 के अंदर जो महंगाई है वो कितना बढ़ी है? 6.2%। जो कितना बढ़नी चाहिए थी? 2% से लेके 6% तक बढ़नी चाहिए थी। मतलब अगर अक्टूबर 2023 के अंदर अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो वो अक्टूबर 2024 के अंदर मिनिमम 102 रुपये की मिलनी चाहिए और मैक्सिमम 106 रुपये की मिलनी चाहिए। लेकिन ये टोलरेंस से बाहर हो गई है महंगाई, 6.2% से बढ़ गई है। ये महंगाई बढ़ने का जो मेन कारण है ना फ्रेंड्स अक्टूबर महीने के अंदर, वो फूड प्राइसेस है। अब ये मेन कारण क्यों फूड प्राइसेस है इसके बारे में अभी अभी देखेंगे। लेकिन आपको इन्फ्लेशन के बारे में समझ में आया कि अक्टूबर 2023 के कंपैरिजन में अक्टूबर 2024 के अंदर 6.2% महंगाई बढ़ी है जो हमारे आरबीआई की टोलरेंस लिमिट के बाहर है, बराबर ना? ओके, राइट। अभी ये इन्फ्लेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो गुड्स और सर्विस की जो कॉस्ट है वो जो दर से बढ़ रही है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो 3 टाइप के होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन क्यों आता है? तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है लेकिन उसकी मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो बोल सकते हैं कि ये डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। क्योंकि मोनोपोली है, सिंपल, कि भाई इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है, तो जो ज़्यादा पैसा देगा उसको हम प्रोडक्ट बेचा जाएगा, सिंपल, बराबर ना? तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। उसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल ये जो बलून है, फॉर एग्जांपल ये बलून है, ये बलून के अंदर हीलियम गैस है। अभी ये हीलियम गैस जो पहले
मान लेते हैं कि $10 में मिल रहा था, अभी ये हीलियम गैस $20 में मिल रहा है। तो बोल सकते हैं ये बलून को बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज उसका जो रॉ मटेरियल उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट के बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ध्यान में रखना है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो लोगों की परचेसिंग पावर है वो भी बढ़ना चाहिए, उनका लिविंग कॉस्ट भी मेंटेन रखने के लिए उनका वेजेस भी बढ़ना चाहिए। तो महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों के वेजेस के अंदर जो इंक्रीमेंट होता है, इसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। देखो, अगर महंगाई बढ़ेगी लेकिन लोगों का सैलरी, लोगों का जो वेज है, अगर वो उसी स्तर पे रहेगा, तो बहुत बड़ी खतरनाक मार्केट के अंदर दुकान आ जाएगा, सिंपल बराबर, क्योंकि कोई लोग परचेस ही नहीं कर पाएंगे, सिंपल। तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो साथों साथ उनकी वेजेस भी बढ़ने चाहिए, तब जाके उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, उनका लिविंग कॉस्ट इंक्रीज होगा। इसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, बराबर ना। तो तीन बेसिक टाइप ध्यान में रखना है। ओके, अभी हमारे इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कौन से इंडेक्स से मेजर किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स और सर्विसेज, अगर इनके जो प्राइस है, जो पीरियड ऑफ टाइम में कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ऐसा नहीं है कि सभी गुड्स और सभी सर्विस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर एक बास्केट बनाया गया है। ये बास्केट के अंदर टोटल 299 आइटम्स है, जो हमारे जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है, जो गुड्स और सर्विस हम हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं, वो गुड्स और सर्विस को इस बास्केट के अंदर डाला गया है। और उस बास्केट के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस है, उनकी प्राइस को यहाँ पे मेजर किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। कौन से प्राइस इंडेक्स के माध्यम से? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। उस बास्केट के अंदर 299 आइटम्स है, बराबर। ओके, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है हमारे इंडिया में? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम एनएसओ बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में काम करता है, बराबर ना, मॉस्पी के अंडर में काम करता है। तो ये संस्था हमारे देश में इन्फ्लेशन को मेजर करती है। ओके, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जो करंट आर्टिकल है कि हमारे देश में ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा है 6.2%, उसका मेन कारण है फूड प्राइस बढ़ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो टोटल 299 आइटम्स उसके बास्केट में रखे गए हैं, उसमें टोटल 6 कंपोनेंट्स, मतलब 6 टाइप के गुड्स और सर्विस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से 6 टाइप के? तो फूड्स एंड बेवरेज, उस बास्केट के अंदर जो 299 आइटम्स है, उसमें से फूड्स एंड बेवरेज का वेटेज कितना है? 45.86%। पान टोबैको एंड जो इंटॉक्सिकेंट्स है, उसका वेटेज कितना है? 2.38%। क्लोथिंग एंड फुटवेयर का कितना है? 6.53%। फ्यूल एंड लाइट्स का 6.84%। हाउसिंग का 10.07%। मिसलेनियस का आएगा 28.32%। तो आप देख सकते हो कि जो 299 आइटम्स है वो बास्केट के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? फूड एंड बेवरेज। तो अगर फूड एंड बेवरेज की प्राइस बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर, तो 6 कंपोनेंट है, ध्यान में रखना है ये सीपीआई के अंदर, बराबर ना। ओके, सबके वेटेज ध्यान में रखना है। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो हम मेजर करते हैं, जो एनएसओ मेजर करता है, उसने एक बेस ईयर रखा है। उसने क्या रखा है? एक बेस ईयर रखा है। इट इज 2012 फॉर द करंट सीरीज ऑफ द इंडाइसिस, बराबर ना। तो जितने भी इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं ना, उसका बेस ईयर कौन सा रखा है? 2012 रखा है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, जिसके माध्यम से इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, उस फॉर्मूला की अगर बात करें, तो कॉस्ट ऑफ फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ फिक्स बास्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द बेस ईयर। देखो, बेस ईयर कौन सा है फ्रेंड्स? 2012। कौन सा है बेस ईयर? 2012। अभी जो 299 आइटम्स है उस बास्केट के अंदर,
वो 299 आइटम्स का फॉर एग्जांपल टोटल मिला के जो कॉस्टिंग हो रहा है 2024 में फॉर एग्जांपल 200 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है? 200 रुपया। और ये 299 आइटम्स का जो कॉस्टिंग हो रहा था 2012 के अंदर फॉर एग्जांपल 180 रुपया हो रहा था, बराबर ना? और अभी कितना हो रहा है? 200 रुपया। तो 200 रुपया ऊपर आएगा, 180 रुपया नीचे आएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम सीपीआई को मेजर कर सकते हैं, बराबर ना? ओके। और किस तरीके से ये सीपीआई को यूज किया जाता है, इन्फ्लेशन को हम किस तरीके से हमारे एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं? तो इट इज यूज एज अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन एज अ टूल बाय द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड फॉर इंस्पेक्ट इंस्पेक्टिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड एज अ डिफलेक्टर इन द नेशनल अकाउंट्स। देखो सिंपल भाषा में, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। और इन्फ्लेशन को मेजर करने के बाद आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे देश की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो पता चलती है, और वो उस हिसाब से पॉलिसीज डिजाइन करता है, बराबर ना? ओके। और जिस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है, उसी तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है फ्रेंड्स, बराबर ना? जो होलसेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। तो अभी रिसेंटली सीपीआई के बारे में न्यूज़ आया, अभी जब डब्ल्यूपीआई के बारे में न्यूज़ आएगा तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बराबर ना? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके बास्केट में कितना आइटम है, किस तरीके से फूड प्राइसेस उसके ऊपर मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और उसके अलावा इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है, सीपीआई क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में हमने समझा, राइट ना? ओके। आई थिंक फ्रेंड्स आज के तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।